अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मल एनालिसिस की एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसे डाई इलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस कहा जाता है। इन शॉर्ट फॉर्म हम इसे DETA भी कहते हैं। सो DETA स्टैंड्स फॉर डाई इलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस क्या है, इसका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटेशन and lots of applications. So let's start without wasting our time. What is dielectric thermal analysis? My dear students, let's see a very short introduction of dielectric thermal analysis. डियर स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस एक ऐसी थर्मल एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम अपने मटेरियल सैंपल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करते हैं। अब हम बहुत सारी थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपको पता है कि वहाँ पर किस बेसिस पर हम अपने मटेरियल सैंपल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ या विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। तो उनके अलग अलग प्रोसीजर्स हुआ करते थे। इन द सेम वे डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस का एक अपना प्रोसीजर है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे इसका नेम शो कर रहा है, डाई इलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। डाई यानी यहाँ पर दो हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करने जा रहे हैं, यानी हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और एनालिसिस तो हमने करनी ही है। इन द सेम वे तो थर्मल है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर की भी बात होगी। सो डाई इलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस एक ऐसी मटेरियल साइंस टेक्निक है जिसमें हम अपने मटेरियल सैंपल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करते हैं। और कैसे एनालाइज करते हैं? हम अपने मटेरियल सैंपल पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम, और एनालाइज करते हैं कि हमारे मटेरियल सैंपल पर ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या साइनोसोडल या ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम हमारे मटेरियल सैंपल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आया। सो ये था हमारा डाई इलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस का एक बहुत ही शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें कि हम किस तरह के सैम्पल्स यहाँ यूज़ कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस में, तो डियर स्टूडेंट्स, वाइड रेंज ऑफ सैम्पल्स कैन बी यूज इन डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। लेकिन एक चीज़ जो है हमें मद्देनज़र रखनी होती है, दैट इज़ द पोलैरिटी। हमारा सैम्पल मटेरियल यहाँ पर पोलर होना चाहिए, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ पोलर मटेरियल्स कैन बी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। हमारा मटेरियल सैम्पल थिन फिल्म्स की फॉर्म में हो सकता है, शीट्स की फॉर्म में हो सकता है, पाउडर की फॉर्म में हो सकता है, और इवन लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। एक बार इसकी रीडिंग ले लेते हैं जो कि अभी तक हमने पढ़ा। डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस इज़ अ मटेरियल साइंस टेक्निक इन विच an oscillating electric field is used to analyze the changes in physical properties of a number of polar materials. This thermal analysis technique can be used with materials in a range of forms, from thin films and sheet materials to powders or liquid. Another similar technique is a dynamic mechanical analysis in which a material force is used instead of एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, हम इससे पहले एक डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मल एनालिटिकल टेक्निक थी, हमने डिस्कस की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले जाकर उसे देखिए। मज़ीद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप बस क्लिक करना लिंक पर और आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। उसके अलावा आप मेरे चैनल पर जाकर भी उसे देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस में भी इन द सेम वे डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस प्रोसीजर सेम था, बस वहाँ पर एक चीज़ का फ़र्क था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक, यानी यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं अपने मटेरियल सैंपल की एनालिसिस के लिए। वो किस तरह से होती है ये हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल आप एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाइए कि यहाँ पर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है अपने मटेरियल सैंपल पर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम, और उसकी बेसिस पर हमने अपने मटेरियल सैंपल की एनालिसिस करनी है। जबकि डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस में हम ऑसिलेटिंग स्ट्रेस अप्लाई करते थे, एक मटेरियल स्ट्रेस अप्लाई करते थे अपने मटेरियल पर, एक फोर्स अप्लाई करते थे एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम, और उसकी बेसिस पर हम एनालिसिस का प्रोसीजर करते थे। अब हम देखते हैं हाउ डज डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस वर्क। Let's see the
वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, आपने अपना दिमाग खोल कर बैठना है और इसे ध्यान से समझना है, वरना आपको इसकी समझ नहीं आएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्टिंग भी है अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस में, जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस में हम अपने मटेरियल सैंपल पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं और सैंपल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करते हैं। अब ये एनालिसिस जो है किस चीज़ की बेसिस पर होती है? कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस की बेसिस पर होती है, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इन प्रैक्टिस बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है? यहाँ पर हम अपने मटेरियल सैंपल को इन कांटेक्ट रखते हैं ऑपोजिट पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। ये पैरेलल प्लेट समझ लें या दो इलेक्ट्रोड समझ लें जो प्लैटिनम से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, दरमियान में होता है हमारा सैम्पल मटेरियल और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारा कौन सा होता है? रेफरेंस मटेरियल होता है। तो रेफरेंस मटेरियल, जैसा कि हमें पता है कि रेफरेंस मटेरियल का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, वो जस्ट फॉर मतलब हम उसे बस रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल भी रिएक्शन में, कोई किसी चीज़ के भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, एक बफर सोल्यूशन होता है। तो हमने बात करनी है यहाँ पर जस्ट अपने सैम्पल मटेरियल की। ठीक हो गया। तो अब देखें, दो हमारे पास प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर देना है किसके साथ? बैटरी के साथ, यानी जिससे हमने वोल्टेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो वो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे अपने एक इलेक्ट्रोड पर जो इन कॉन्टैक्ट पड़ा हुआ है हमारे सैंपल और रेफरेंस मटेरियल के साथ। ठीक है, तो वोल्टेज जो है आपको पता है ना, इलेक्ट्रिकल करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। तो यहाँ पे चार्जेस मूव करते हुए जाएंगे किसके पास? सैंपल मटेरियल के पास। सैंपल मटेरियल से पास होते हुए ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। आपको पता है कि चार्जेस हमेशा ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। अगर हमारे मटेरियल सैंपल में जो चार्जेस फ्लो कर रहे थे वो नेगेटिव हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक हमारा इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा एज अ कैथोड और दूसरा क्या एक्ट करेगा? एज अ एनोड। तो जैसे ही ये चार्जेस फ्लो करेंगे, अब हमें पता है कि हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है ना, हमें पता है हमने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जो इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया हुआ है उसके वोल्टेज का हमें अच्छे से अंदाज़ा है। तो हमारा जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है वो सेंसर के साथ रिकॉर्ड होता है। सेंसर डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि कितना फ़्लो ऑफ चार्जेस यहाँ पर हो रहा है, और हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल किया होता है ना, उस वहाँ पर हम बिल्कुल पहले हम उसे सेट करते हैं। ये वैसे हमें थोड़ी ना ग्राफ मिल जाते हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो ये इंस्ट्रूमेंट्स बना रही हैं, जैसे डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस के इंस्ट्रूमेंट्स मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बना रही हैं, तो उनके अपने अपने सॉफ्टवेयर होते हैं और सबसे पहले हमने उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद ही हम अपने मटेरियल सैंपल, रेफरेंस, ये सारा कुछ, टेम्परेचर, वोल्टेज, सारा कुछ वहाँ पर सेट करते हैं। उसके बाद हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम ये जो फ्लो ऑफ चार्ज यानी कंडक्टेंस या कैपेसिटेंस को इस तरह से हम मेजर करेंगे। अपने मटेरियल सैंपल की कंडक्टेंस या कैपेसिटेंस को इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारे सैंपल मटेरियल की रेजिस्टिविटी। देखें, चार्जेस फ्लो करते हैं, ऑब्वियसली हमारे मटेरियल सैंपल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा। चार्जेस जहाँ पर भी फ्लो करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हमने अपने सैंपल की रेजिस्टिविटी भी चेक करनी है कि हमारे सैंपल के पास कितनी रेजिस्टेंस है, वो कितने चार्जेस को अपने अंदर से फ़्लो होने देता है, या कितने चार्जेस यहाँ से फ़्लो करेंगे तो हमारे सैंपल की रेजिस्टेंस मेंटेन रहेगी, या इतने चार्जेस फ़्लो करेंगे तो हमारा सैंपल मटेरियल मेल्ट हो जाएगा या डिफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो ये होता है ग्राफ हमारा टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी। ठीक हो गया। सो इस तरह से हम अपने मटेरियल सैंपल की रेजिस्टिविटी या उसका सेटिंग टाइम, इस तरह की तमाम चीज़ों को मेजर करते हैं या उन्हें एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार इसे आप रीड कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आई बिलीव दैट आपको इसका तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल। अब हम देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। लेट्स सी
see the instrumentation and data interpretation of dielectric thermal analysis. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस में यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट और उसके वेरियस कंपोनेंट्स। सो यहाँ जो हमारे डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस के जो इंस्ट्रूमेंट है उसके वेरियस कंपोनेंट्स की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास एक ग्लास स्लाइड है जिसे सेल की इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद एस्बेस्टोज है, अ थिन पीस ऑफ एस्बेस्टोज was used in reference position to compensate heat capacity between the sample and the reference. सैम्पल और रेफरेंस के दरमियान हीट कैपेसिटी को कंपनसेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद प्लाटिनियम फॉइल है, प्लाटिनियम फॉइल को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए बिटवीन सैम्पल एंड रेफरेंस मटेरियल। उसके बाद हमारे पास प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड है, ये हमारे सैम्पल और रेफरेंस की टॉप पोजीशन से कांटेक्ट में रहता है, इसे आप आसानी देख सकते हैं डायग्राम में। उसके बाद हमारे पास रिकॉर्डर होता है, द करंट पासिंग थ्रू द सैम्पल वाज रिकॉर्डेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है कि हमारे सैम्पल मटेरियल से कितना करंट फ्लो कर रहा है और हमें ग्राफ देता है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी एक्स एक्सिस पर हमारा टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर कंडक्टेंस आप कह लें या कैपेसिटेंस कह लें। ठीक हो गया। अगर हम डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द क्यूरिंग बिहेवियर ऑफ थर्मोसेटिंग रिजन, adhesive paints and composite material. It is used for data interpretation of different polar material in the form of curve insulating polymer. डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे epoxy resins होते हैं या फिर हमारे पास adhesive paints होते हैं, उनके सेटिंग टाइम और उनकी तमाम जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कितना अर्सा तक कि हमारे पेंट्स उनका सेटिंग टाइम रह सकता है, उनके पास कितनी रेजिस्टेंस है, कितनी हीट को वो बियर कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस की हेल्प से उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स की एनालिसिस की जा सकती है, जिसमें हमारे पास पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीडीएफ पॉलीविनाइल डीन फ्लोराइड। उसके बाद हमारे पास है पॉलीमिथाइलिन मेथैक्राइलेट पीएमएमए। उसके बाद पीवीए है हमारे पास पॉलीविनाइल अल्कोहल। इस तरह के पॉलीमर्स की एनालिसिस भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। अब डियर स्टूडेंट्स, इन ग्राफ्स को आप गौर से देखिए। यहाँ पर हमारे पास दो ग्राफ हैं, एक है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड का ग्राफ। ये ग्राफ आपको टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस में के फॉर्म में दिखाया गया है, यानी हमारे एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पर रेजिस्टिविटी है, यानी हमारे सैंपल के पास कितनी रेजिस्टिविटी है। जब अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि हमारे सैंपल के पास कितनी रेजिस्टेंस है, कितनी रेंज तक के टेम्परेचर को या फ्लो ऑफ चार्जेस को वो कंट्रोल कर सकता है, या उसमें इतनी रेजिस्टेंस है कि वो 1000 या मतलब रेंजेस होती है ना डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे सैम्पल मटेरियल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप्स की रेंजेस होती हैं। मतलब कोई हमारा सैम्पल मटेरियल 100 से भी कम टेम्परेचर को, 100 से भी कम वोल्टेज को बर्दाश्त कर पाएगा और वो डिफॉर्म हो जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो 1000 वोल्टेज अप्लाई करने से भी उनके पास इतनी रेजिस्टेंस होती है कि वो मेंटेन रहते हैं, उनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती। सो इस तरह के सैम्पल मटेरियल की एनालिसिस के लिए हम ये ग्राफ जो है, जैसे कि यहाँ पर आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर है जिसका ग्राफ आपको दिखाया है टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। आप देख सकते हैं ग्राफ में यहाँ पे हमारी जो कर्व है ये अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखें इन अकॉर्डेंस विद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारी जो कर्व है ये बिल्कुल डाउन जा रही है। ठीक हो गया। सो डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस रिकॉर्डर शोज द इंटरप्रिटेशन कर्व्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड बाय टेकिंग टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड रेजिस्टिविटी ऑन वाई एक्सिस। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और ग्राफ दिखाया गया है, दैट इज़ अबाउट द पॉली मिथाइलिन मेथैक्राइलेट का है, पीएमएमए का। मल्टीपल ट्रांजिशंस आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। लॉस फैक्टर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ बनाया गया है। टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर, लॉस फैक्टर हमारा किस पे है, वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर आप आसानी देख सकते हैं लॉस फैक्टर, यानी वहाँ पर जो आइंस का लॉस हो रहा है, जो आइंस फ्लो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाया गया है, दैट इज़ अबाउट द पॉलीमिथाइलिन मेथैक्राइलेट। सो इस तरह से डाटा इंटरप्रिटेशन होती है। सॉफ्टवेयर कैसे सेट करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो ये थी हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन
एंड डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। Like other thermal analytical techniques, dielectric thermal analysis have also a lots of applications in various industries. For example, for the investigation of curing behavior of thermosetting resin system. Thermosetting resin system आप समझते हैं ना, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। डिस्टेंस हमारे पास दो तरह के रीजन्स होते हैं, एक थर्मोसेटिंग रीजन्स होते हैं और एक हमारे पास थर्मोप्लास्टिक रीजन होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं थर्मोसेटिंग रीजन की। तो थर्मोसेटिंग रीजन ऐसे रीजन्स होते हैं जिन्हें हम मतलब हाई टेम्परेचर पर हीट भी अगर करें तो वो मेल्ट नहीं होते, जबकि जो हमारे प्लास्टिक रीजन्स होते हैं इन्हें हम हीट करके वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स वगैरह। सो ये जो थर्मोसेटिंग रीजन्स होते हैं ये हमारी हैवी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जा रहे हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ टायर्स की, उसके अलावा मुख्तलिफ टाइप्स की जो कार्स होती हैं, उसके अलावा और कई हैवी व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। इसके अलावा एडहेसिव पेंट्स एंड कंपोजिट मटेरियल्स की एनालिसिस के लिए भी हम डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस कैन आल्सो बी यूज टू करेक्टराइज द पोलर मटेरियल, जो कि अभी हमने डाटा इंटरप्रिटेशन में भी देखा कि मुख्तलिफ तरह के पोलर मटेरियल्स की एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस को, जैसा कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीविनाइल डीन फ्लोराइड, उसके अलावा पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट एंड पॉलीविनाइल एसीटेट ETC। इस तरह के पॉलीमर्स की इन्वेस्टिगेशंस के लिए या उनकी मटेरियल करेक्टराइजेशन के लिए हम डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़ यानी पॉलीमर्स की ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस को यूज़ करते हैं, तो यहाँ आपको मेंशन की गई हैं। इन्हें आप एक बार रीड कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर हो जाता है लेंथी थोड़ा सा, क्योंकि ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट ना दिया जाए, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ना दी जाए तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि लेक्चर शॉर्ट हो और उसकी आपको समझ भी अच्छे तरीके से आए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो एप्लीकेशंस को समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो इन्हें आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक सो हमने थर्मल एनालिसिस की जो हमारे BS केमिस्ट्री के सेमेस्टर 8 में जितना भी टेक्निक्स हमने करनी थी वो हो चुकी हैं। आई थिंक हमारी एक टेक्निक रह गई है, दैट इज़ द इवॉल्व गैस एनालिसिस। होप सो आप खुद कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होती, वैसे मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं इवॉल्व गैस एनालिसिस पे भी जल्द अज जल्द लेक्चर अपलोड करूँ। सो अभी तक मुझे दीजिए इजाज़त। एक चीज़ और रहेगी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये जो डाइलेक्ट्रिक वर्क कैसे करता है, किस तरह से दोनों मतलब दो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स को हम अपने सैम्पल के साथ सेट करते हैं, ये आप थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप देख लीजिएगा, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो सका तो हम इवॉल्व गैस एनालिसिस की ही हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। अगर ना हो पाया पॉसिबल तो फिर हम अपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करते हैं। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।